हेलो गाइस, आपका स्वागत है हमारे चैनल पे। तो आज केमिस्ट्री में हम अणु, परमाणु एवं उसकी संरचना के बारे में पढ़ेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। पदार्थ की वह अवस्था जिसका घनत्व न्यूनतम होता है, वह कौन सी अवस्था है? गैसीय। गैसीय अवस्था में पदार्थ का जो घनत्व होता है वो न्यूनतम होता है। निश्चित आकार एवं निश्चित मात्रा होती है। निश्चित आकार और निश्चित मात्रा किसकी होती है? ठोस की, यानी कि सॉलिड की। तरल पदार्थ की तुलना में ठोस पदार्थ में परमाणुओं का व्यवस्थापन कैसे होता है? बहुत बारीकी से बंधे होते हैं, जबकि तरल में उतने बारीकी से नहीं बंधे होते हैं, थोड़े थोड़े दूर होते हैं, और गैस में बहुत ज़्यादा दूर होते हैं। ठीक है। एक नाभिक में प्रोटॉन और न्यूट्रॉन को बांधने वाले बल को कहते हैं। एक नाभिक में प्रोटॉन और न्यूट्रॉन को बांधने वाले बल को प्रबल नाभिकीय बल कहते हैं। प्रोटियम, ड्यूटेरियम और ट्राइटियम को किसकी श्रेणी में रखा गया है? तो इसे आइसोटोप की श्रेणी में रखा गया है। ठीक है। और ये किसके आइसोटोप हैं? ये हाइड्रोजन के आइसोटोप हैं। ठीक है। हाइड्रोजन के आइसोटोप कौन कौन से हैं? प्रोटियम, ड्यूटेरियम और ट्राइटियम। नेक्स्ट है प्रोटॉन का द्रव्यमान होता है। प्रोटॉन का द्रव्यमान कितना होता है? 1.6726 इंटू 10⁻⁻24 ग्राम। ठीक है। अल्फा किरणें हैं। अल्फा किरणें हैं हीलियम के नाभिक। हीलियम के नाभिक कैसे हैं? अल्फा किरणें हैं, यानी कि अल्फा रेज। आधुनिक परमाणु सिद्धांत तैयार किया गया था जॉन डाल्टन द्वारा। डैश ना तो निश्चित आयतन होता है और ना ही इसका निश्चित आकार होता है। तो यह है गैस। गैस का ना ही निश्चित आयतन होता है और ना ही निश्चित आकार होता है। द्रव या गैस में निलंबित छोटे कणों की टेढ़ी मेढ़ी जिगजैग गतिविधि को कहा जाता है ब्राउनी गति। द्रव या गैस में निलंबित छोटे कणों की टेढ़ी मेढ़ी गतिविधि को कहा जाता है ब्राउनी गति। रदरफोर्ड द्वारा डैश प्रयोग ने नाभिक के अस्तित्व को साबित कर दिया। तो कौन सा प्रयोग? गोल्ड फॉयल प्रयोग। गोल्ड फॉयल प्रयोग किसने किया था? रदरफोर्ड ने। और इस प्रयोग द्वारा नाभिक का जो अस्तित्व है उसे साबित कर दिया गया। नेक्स्ट है नाभिक के आकार की कोटि होती है। नाभिक के आकार की कोटि 1 × 10⁻⁻15 मीटर होती है। नेक्स्ट है मूलभूत कण है। मूलभूत कण क्या है? क्वार्क। मूलभूत कण है क्वार्क। एक नाभिकीय गुण है। एक नाभिकीय गुण है रेडियोधर्मिता। रेडियोधर्मिता कैसी गुण है? यह एक नाभिकीय गुण है। पदार्थ का लघुतम कण जिसमें मुक्त अस्तित्व की क्षमता होती है वह है अणु। पदार्थ का लघुतम कण जिसमें मुक्त अस्तित्व की क्षमता होती है वह है अणु। ऐसे परमाणु जिसमें प्रोटॉनों की संख्या समान होती है परंतु न्यूट्रॉनों की संख्या भिन्न भिन्न होती है डैश कहलाते हैं। जिसमें प्रोटॉन की संख्या समान हो या परमाणु क्रमांक समान हो तो उसे समस्थानिक कहते हैं, क्योंकि जितना परमाणु क्रमांक होता है उतनी ही प्रोटॉनों की संख्या होती है। ठीक है। तो मैं इसे फिर से एक बार रिपीट कर रही हूँ। ऐसे परमाणु जिनमें प्रोटॉनों की संख्या समान होती है परंतु न्यूट्रॉनों की संख्या भिन्न भिन्न होती है डैश कहलाते हैं। तो ये क्या कहलाते हैं? समस्थानिक, यानी कि आइसोटोप्स। नेक्स्ट है किसी एक ही तत्व के परमाणु जिनका परमाणु भार भिन्न भिन्न परंतु परमाणु क्रमांक समान होता है। देखिए मैंने अभी बताया था परमाणु क्रमांक और प्रोटॉनों की संख्या दोनों एक ही चीज़ है। ठीक है। दोनों बराबर होती है। तो उसमें इससे पहले वाले क्वेश्चन में था प्रोटॉनों की संख्या समान हो और इसमें है परमाणु क्रमांक समान हो, तो दोनों सेम ही बात हो गया। तो परमाणु क्रमांक समान हो लेकिन परमाणु भार जो है वो भिन्न भिन्न हो, तो इसमें भी क्या आंसर होगा? समस्थानिक। एक अणु परमाणु कण नहीं है ड्यूट्रॉन। ड्यूट्रॉन जो है एक अणु परमाणु कण नहीं है। नेक्स्ट परमाणु के नाभिक में होते हैं। परमाणु के नाभिक में क्या होते हैं? प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होते हैं। ठीक है। प्रोटॉन पे धन आवेश होता है और न्यूट्रॉन में कोई आवेश नहीं होता, यह आवेशहीन होता है। ठीक है। और इलेक्ट्रॉन में माइनस होता है, नेगेटिव, यानी कि ऋण आवेश। सबसे भारी प्राकृतिक तत्व है यूरेनियम। न्यूट्रॉन का आविष्कार किया था। न्यूट्रॉन का आविष्कार किसने किया था? चैडविक ने। प्रतिकण युग्म है। प्रतिकण युग्म है किसका? इलेक्ट्रॉन और पॉजिट्रॉन। इलेक्ट्रॉन और पॉजिट्रॉन जो है प्रतिकण युग्म है। इलेक्ट्रॉन और पॉजिट्रॉन प्रतिकण युग्म है। पदार्थ की किस अवस्था में अणुओं की गतिज ऊर्जा उनके बीच आकर्षण बल से अधिक होती है जिसके कारण वे एक दूसरे से दूर स्थित होते हैं और स्वतंत्र रूप से गतिमान रहते हैं? तो इसका करेक्ट आंसर है गैस। 19वीं शताब्दी के पूर्वार्ध में किसने खोज की कि प्रत्येक रासायनिक तत्व एक अद्वितीय प्रकार के परमाणु से बना होता है और वे परमाणु अपने द्रव्यमान के अनुसार भिन्न भिन्न होते हैं? तो इसका करेक्ट आंसर है जॉन डाल्टन। मैं इसे फिर से रिपीट कर रही हूँ। 19वीं शताब्दी के पूर्वार्ध में किसने खोज की कि प्रत्येक रासायनिक तत्व एक अद्वितीय प्रकार के परमाणु से बना होता है और वे परमाणु अपने द्रव्यमान के अनुसार भिन्न भिन्न होते हैं? तो इसका करेक्ट आंसर है जॉन डाल्टन। जॉन डाल्टन ने यह खोज की थी। 1808 में निम्न कार्यों ने दो या दो से अधिक विभिन्न प्रकार के परमाणुओं के संयोजन से यौगिक के बनने की भौतिक तस्वीर प्रस्तुत की। तो इसका करेक्ट आंसर है जॉन डाल्टन ने। डाल्टन के परमाणु सिद्धांत के अनुसार परमाणु डैश को बनाने के लिए लघु पूर्ण संख्याओं के अनुपात में संयोजित होते हैं। तो जो ये है इसका करेक्ट आंसर है यौगिक।
डाल्टन के परमाणु सिद्धांत के अनुसार परमाणु यौगिकों को बनाने के लिए लघु पूर्ण संख्याओं के अनुपात में संयोजित होते हैं। जब अनुपात में जब कुछ संयोजित होगा तो वो यौगिक होता है, और जब अनुपात में ना हो तो वो मिश्रण होता है। नेक्स्ट है, आधुनिक परमाणु सिद्धांत का जनक माना जाता है। आधुनिक परमाणु सिद्धांत का जनक माना जाता है जॉन डाल्टन को। 1826 में निम्न परमाणु सिद्धांत के लिए सोसाइटीज रॉयल मेडल पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। किसे परमाणु सिद्धांत के लिए किसे सम्मानित किया गया होगा? जॉन डाल्टन। सभी पदार्थ को परमाणुओं से निर्मित होते हैं। सभी पदार्थ जो परमाणुओं से निर्मित होते हैं, जो अविभाज्य और अविनाशी निर्माण खंड है, यह कहा था, किसने कहा था? जॉन डाल्टन ने। नेक्स्ट है, निम्न को किसी तत्व के उस सूक्ष्म कण के रूप में परिभाषित कर सकते हैं जो स्वतंत्र रूप से अस्तित्व में रह सकता है। इसका करेक्ट आंसर है अणु। भौतिकी में वह नियम है जो यह कहता है कि समान ताप और दाब की स्थिति में सभी गैसों के समान आयतन में अणुओं की संख्या समान होती है। तो यह है आवोगाद्रो का नियम। मैं एक बार इसको फिर से रिपीट करती हूँ। भौतिकी में वह नियम है जो यह कहता है कि समान ताप और दाब की स्थिति में सभी गैसों के समान आयतन में अणुओं की संख्या समान होती है। इसका करेक्ट आंसर है आवोगाद्रो का नियम। एल्युमिनियम के परमाणुओं के 4 मोल का द्रव्यमान कितना होता है? 108 ग्राम। नेक्स्ट है, 36 ग्राम जल में मोल उपस्थित होते हैं। 36 ग्राम जल में मोल कितने उपस्थित होते हैं? 2। न्यूट्रॉन की खोज की थी जेम्स चैडविक ने। अर्नेस्ट रदरफोर्ड ने स्वर्ण पत्र प्रयोग के परिणामों को कब प्रकाशित किया, जिससे यह पता चला कि परमाणु नाभिक के केंद्र में स्थित दृढ़ सघन क्रोड के चलते प्रकीर्णन होता है। तो यह कब किया गया था? 1911 में। 1904 में विभाज्य परमाणु का प्लम पुडिंग सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया, जिसके अनुसार धनात्मक आवेश के एक समूह में ऋणात्मक आवेशित इलेक्ट्रॉन प्लम पुडिंग में किशमिश की तरह बिखरे हुए होते हैं। तो यह किया था सर जे थॉमसन ने। प्लम पुडिंग सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया था? जे थॉमसन ने। लिथियम नाभिक में प्रोटॉन होते हैं। लिथियम में कितने प्रोटॉन होते हैं? 3, क्योंकि लिथियम का परमाणु क्रमांक भी 3 है, तो इसका प्रोटॉन भी कितना होगा? 3 होगा। ठीक है। इलेक्ट्रॉन की खोज की थी। इलेक्ट्रॉन की खोज किसने की थी? जे थॉमसन ने। एक हाइड्रोजन परमाणु का द्रव्यमान एक इलेक्ट्रॉन के द्रव्यमान का कितना गुना होता है? तो 1837। किसी प्रोटॉन का निम्न गुण किसी चुंबकीय क्षेत्र में मुक्त गति करते समय परिवर्तित नहीं होता। गति। किसी प्रोटॉन का निम्न गुण किसी चुंबकीय क्षेत्र में मुक्त गति करते समय परिवर्तित नहीं होता। तो क्या परिवर्तित नहीं होता है? गति। ठीक है। धनावेशित नहीं है इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन धनावेशित नहीं है, बल्कि यह ऋणावेशित है। निम्न में अर्नेस्ट रदरफोर्ड ने कणों को सोने की पतली पन्नी पर टकराया था। अल्फा। ठीक है। इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान प्रोटॉन के द्रव्यमान का लगभग 1/1837 होता है। मैं इसे फिर से रिपीट करती हूँ। इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान प्रोटॉन के द्रव्यमान का लगभग 1/1837 होता है। डैश के अतिरिक्त सभी परमाणुओं के केंद्रक में न्यूट्रॉन उपस्थित होते हैं। हाइड्रोजन। हाइड्रोजन के अतिरिक्त सभी परमाणुओं के केंद्रक में क्या उपस्थित होते हैं? न्यूट्रॉन। बोरियम की परमाणु संख्या क्या है, जिसका नाम क्वांटम सिद्धांत के संस्थापकों में से एक भौतिक विज्ञानी नील्स बोर के नाम पर रखा गया है? तो बोरियम की परमाणु संख्या क्या है? 107। तीसरे कक्ष या एस कोश में अधिकतम कितने इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं? तीसरे कक्ष या श कोश में अधिकतम 18 इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं। ठीक है। किसी परमाणु में एन कोश में अधिकतम कितने इलेक्ट्रॉन रखा जा सकता है? एन में 32 रखा जा सकता है। पहले इलेक्ट्रॉन कोश जो नाभिक के निकटतम होता है में कभी कभी एन इलेक्ट्रॉनों से अधिक इलेक्ट्रॉन नहीं होते हैं, जहां एन डैश के बराबर होता है 2। मैं इसे फिर से रिपीट करती हूँ। पहले इलेक्ट्रॉन कोश जो नाभिक के निकटतम होता है में कभी भी एन इलेक्ट्रॉनों से अधिक इलेक्ट्रॉन नहीं होते हैं, जहां एन 2 के बराबर होता है। निम्न तत्व के परमाणुओं के बाहरी कक्षा में एक से अधिक इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो यह है बेरिलियम। बेरिलियम के बाहरी कक्षा में एक से अधिक इलेक्ट्रॉन होते हैं। नाइट्रोजन का परमाणु द्रव्यमान कितना है? 14। नाइट्रोजन का परमाणु द्रव्यमान कितना है? 14, और इसका परमाणु क्रमांक है 7। क्रोमियम का परमाणु क्रमांक कितना है? 24। क्रोमियम का परमाणु क्रमांक कितना है? 24। सबसे अधिक परमाणु द्रव्यमान वाला तत्व है कैल्शियम। ये ऑप्शन बेस्ड होगा। ठीक है। तो उसमें कैल्शियम दिया होगा जिसका परमाणु द्रव्यमान ज़्यादा होगा, तो इसका करेक्ट आंसर कैल्शियम आ गया। ठीक है। नेक्स्ट है, ऑक्सीजन का परमाणु द्रव्यमान जिसे म्यू में व्यक्त किया जाता है वह है 16। ऑक्सीजन का परमाणु द्रव्यमान कितना है? 16, और इसका परमाणु क्रमांक कितना है यह आपको कमेंट सेक्शन में बताना है। ठीक है। नाइट्रोजन का परमाणु क्रमांक कितना होता है? तो ये मैंने अभी आपको बताया था 7 होता है, और इसका परमाणु द्रव्यमान जो है वो 14 होता है। हाइड्रोजन का सबसे सामान्य आम समस्थानिक क्या है? हाइड्रोजन का सबसे आम समस्थानिक कौन सा है? प्रोटियम। तो इसके कितने समस्थानिक हैं? 3 है, यानी कि आइसोटोप 3 है इसके, प्रोटियम, ड्यूटेरियम और एक, आपको कमेंट सेक्शन में बताना है। ठीक है।
ये मैं आपको पहले पढ़ा चुकी हूँ इसी वीडियो में। एक समस्थानिक के रूप में ड्यूटेरियम होता है हाइड्रोजन। तो हाइड्रोजन का जो समस्थानिक है क्या है, ड्यूटेरियम है। तो उसी को उल्टा करके पूछा है, एक समस्थानिक के रूप में ड्यूटेरियम होता है हाइड्रोजन। कार्बन के कुल कितने प्राकृतिक समस्थानिक होते हैं, तो 3 होते हैं। नेक्स्ट है ड्यूटेरियम और ट्राइटियम निम्न है, क्या है यह है हाइड्रोजन के समस्थानिक। प्रोटियम, ड्यूटेरियम और ट्राइटियम, जो क्वेश्चन मैंने आपसे पूछा था उसका आंसर यहाँ पर भी मिल गया हमें। तो प्रोटियम, ड्यूटेरियम और ट्राइटियम डैश के प्राकृतिक रूप से पाए जाने वाले समस्थानिक हैं। तो ये किसके समस्थानिक हैं, हाइड्रोजन के। हाइड्रोजन तत्व का समस्थानिक नहीं है रेडियम। तो हाइड्रोजन का जो 3 कौन कौन सा है, प्रोटियम, ड्यूटेरियम और ट्राइटियम। तो इसमें रेडियम दिया हुआ होगा ऑप्शन में, और वो इसमें पूछा था कि कौन सा नहीं है, तो रेडियम तो नहीं है, इसका तो 3 ही है, प्रोटियम, ड्यूटेरियम और ट्राइटियम। ठीक है। स्कैंडियम के कितने समस्थानिक हैं, तो 13। स्कैंडियम के कितने समस्थानिक हैं, 13। अलग अलग परमाणु संख्या और समान द्रव्यमान संख्या वाले तत्वों से बने परमाणु डैश के रूप में जाने जाते हैं। तो जिसमें परमाणु द्रव्यमान समान होगा तो उसको क्या बोलेंगे, समभारिक बोलेंगे, यानी कि आइसोबार्स। आप इसे इस तरह से भी याद कर सकते हैं कि परमाणु द्रव्यमान है, द्रव्यमान कहीं ना कहीं भार से रिलेटेड है, तो समभारिक, उसमें भी भार आ रहा है, तो समभारिक यानी कि समान भार और समान द्रव्यमान, इस तरह से आप याद कर सकते हैं इसको। समभारिक युग्म का एक उदाहरण है, तो कैल्शियम और आर्गन ये समभारिक युग्म का उदाहरण है, क्योंकि कैल्शियम और आर्गन दोनों का जो परमाणु द्रव्यमान होता है वो सेम होता है। ठीक है। 25 डिग्री सेल्सियस के तापमान पर एक आदर्श गैस के लिए SI इकाई में प्रति अणु औसत गतिज ऊर्जा कितनी होगी, 6.17 × 10⁻21 जूल। बॉयल के नियम में किस प्राचल को स्थिर रखा जाता है, तापमान को। बॉयल के नियम में तापमान को स्थिर रखा जाता है। वर्ष 1787 में किस नियम का अध्ययन किया गया था, जिसमें कहा गया था कि गैसों का आयतन उसके परम तापमान के साथ बढ़ता है और उसका परम तापमान घटने पर उसका आयतन भी घट जाता है। तो यह है चार्ल्स का नियम। डाल्टन के आंशिक दाब नियम का गणितीय व्यंजक है, जहां P = दाब, T = तापमान यानी कि टेम्परेचर, V = वॉल्यूम यानी कि आयतन, N = नंबर ऑफ मोल्स यानी कि मोल्स की संख्या। तो P = P1 + P2 + P3 प्लस जितना भी हो स्थिर TV पर, यानी कि स्थिर ताप और वॉल्यूम पर। वर्ष 1787 में किस नियम का अध्ययन किया गया था, जिसमें कहा गया था कि गैस का आयतन उसके परम तापमान के साथ बढ़ता है और उसका परम तापमान घटने पर उसका आयतन भी घट जाता है। तो यह है चार्ल्स का नियम। 25 डिग्री सेंटीग्रेड के तापमान पर एक आदर्श गैसों के लिए SI इकाई में प्रति अणु औसत गतिज ऊर्जा होती है 6.17 × 10⁻21 जूल। 1860 के दशक में किसने कार्बन डाइऑक्साइड में दाब, ताप और आयतन के संबंधों को व्यक्त करने वाले गैसीय नियम की गहन जांच की। तो यह है थॉमस एंड्रूज। यह नियम बताता है कि एक निश्चित तापमान पर एक शुष्क गैस के दिए गए द्रव्यमान का आयतन उसके दाब के व्युत्क्रमानुपाती होता है। बॉयल का नियम, मैं इसे फिर से रिपीट करती हूँ। यह नियम बताता है कि एक निश्चित तापमान पर एक शुष्क गैस के दिए गए द्रव्यमान का आयतन उसके दाब के व्युत्क्रमानुपाती होता है। यह है बॉयल का नियम। बॉयल का नियम यह बताता है कि एक निश्चित तापमान पर एक शुष्क गैस के दिए गए द्रव्यमान का आयतन उसके दाब के व्युत्क्रमानुपाती होता है। नेक्स्ट एंड लास्ट क्वेश्चन आज के सेशन का, एक वास्तविक गैस किस परिस्थिति में एक आदर्श गैस के रूप में क्रिया कर सकती है, तो निम्न दाब तथा उच्च ताप। ठीक है। एक वास्तविक गैस निम्न दाब तथा उच्च ताप की परिस्थिति में एक आदर्श गैस के रूप में क्रिया कर सकती है। तो गाइज आज का सेशन हम यहीं पर एंड करते हैं। उम्मीद है कि आपको ये सेशन अच्छा लगा होगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक ज़रूर करें। आप हमारे चैनल से जुड़े, इसे सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों को भी शेयर करें। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।